गुड इवनिंग। आज हम लॉ ऑफ मन का तीसरा सेशन करेंगे। सॉरी, आजकल गर्मी कुछ ज्यादा है, तो अगर किसी को मेरे कपड़ों से परेशानी हो तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। कुछ लोग अक्सर कमेंट करते हैं इस बात पर, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है। तो जब भी कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है, उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो जब भी तो मैं आज इसको गूगल ट्रांसलेट पे डाल के कर रही हूँ, इसलिए कि कहाँ गया वो। गूगल ट्रांसलेट पे डाल के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर वो मुझे वहां पर वो चेक करना पड़ता है, दोनों इंग्लिश हिंदी। तो मैंने सोचा कि हिंदी वाला मैं यहाँ पर डाल के, तो साथ में इंग्लिश भी आ जाएगा। तो तीसरा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि जब भी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वो हमेशा ये जो पहली लाइन में पढ़ने वाली हूँ हमेशा बोलते हैं, हम हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचेता के प्रेम और प्रकाश में या रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं, तो हर चैप्टर की शुरुआत में आम तौर पे ऐसा बोलते हैं, और हर सवाल के जवाब में भी वो हमेशा कहते हैं हम हैं। मैं पहले समझा चुकी हूँ पहले चैप्टर में कि वो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक इंसान नहीं है, वो पूरी सभ्यता है। पहले और दूसरा चैप्टर अगर आपने ना देखा हो और ना समझा हो, तो उसके अंदर बेसिकली उन्होंने यही बताया है कि आपको सेकंड चैप्टर जो हमने परसों किया था, उसके अंदर ये बताया था कि कार्ला का किस तरह से ध्यान रखना है, उसकी सुरक्षा करनी है, ताकि लोअर फ्रीक्वेंसी या नेगेटिव पोलैरिटी वाले बीइंग्स, थॉट फॉर्म्स या बीइंग्स उसे अटैक ना करें, या उसके ऊपर मतलब साइकिक अटैक इस तरह से उसे परेशान ना करें, और उसकी तबीयत सही रहे। तो आज वो कहते हैं, डॉन कहता है कि मेरा पहला सवाल यह है कि हमने संपर्क शुरू करने की विधि को सही ढंग से क्या किया है। अगर आपको याद होगा तो सेकंड सेशन में ने बताया था कि आपको अगरबत्ती, दिया, बाइबल इस तरह से सब रखना है। तो आज तीसरे चैप्टर में भी ज्यादातर इसी बारे में ने बात की है कि किस तरह से करना है, क्या सही है क्या गलत है, और इस तरह से क्यों करना है, उसका मकसद क्या है, क्यों इतना पर्टिकुलर है उस बारे में। सेकंड चैप्टर में उन्होंने लॉ ऑफ वन की प्रेयर के बारे में भी बताया था। तो मुझसे किसी ने पूछा कि मेरे ऊपर रात को नींद में या सपने में साइकिक अटैक्स होते हैं। तो अगर आपके ऊपर साइकिक अटैक होता है नींद में या सपने में, तो इसका मतलब है कि अम, आपको वो लॉ ऑफ वन की प्रेयर जो है रोज रात को सोने से पहले करनी चाहिए। हम हैं। हम इस उपकरण के को संतुलित करने के लिए डिजाइन की गई वस्तुओं के साथ के कम से कम विकृत प्रभाव के लिए इसे इस उपकरण के सिर के पास रखा जाना चाहिए, इस तरह। इस उद्देश्य का तो कार्ला जब लेटती थी तो उसके सर के पीछे वो सारी चीजें पड़ी होती थी, 20 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इस उपकरण के सिर के पास रखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए शुरुआत की प्रक्रिया में जो किया गया, उसका बचा हुआ भाग तब तक काफी स्वीकार्य है जब तक बोलने वालों में सेवा करने की इच्छा है। अन्यथा इस सत्र में भाग लेने वालों के मन के जटिलताओं पर जोर देने के कारण यह ठीक से प्रभावी नहीं बनेगा, नहीं होगा। मतलब कि जो कुछ भी आपने किया इस मेडिटेशन में, जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर वो सेवा भाव से यहाँ पर आए हैं, तब तक तो वो असरदार होगा और बेहतर होगा। वरना उसका जो भी बाकी तरीका हमने आपको बताया है, जैसे हाथ पकड़ के सर्कल करना और प्रेयर बोलना वगैरह, तो उसमें फर्क पड़ता है। यहाँ पर मैं एक चीज याद दिलानी चाहूंगी कि जब हम बिनसर गए थे, तो बिनसर में हमें पता चला था कि एक कोई ऐसा इंसान था जो वहां पर सेवा भाव नहीं बल्कि गलत इरादे से आया था या आई थी। और उस इंसान की ऊर्जा की वजह से
हम लोगों की मेडिटेशन में काफी परेशानियां हुई, एक दो लोगों की थॉट प्रोसेस, इरादा, इंटेंशन, ऐसा ऐसा चैनलिंग की, जब चैनलिंग की गई मेडिटेशन में, तो ये मैसेज मिला हमारे ग्रुप के किसी एक लड़की को, लेडी को, और दो तीन लोगों को ये मैसेज मिला, पा को भी मिला, कि इस, और पा ने मेडिटेशन के दौरान एक सफेद बाज शायद उड़ता हुआ देखा, सफेद या काला कुछ ऐसा था, बाज उड़ता हुआ देखा, जो उन्होंने कहा कि अच्छी निशानी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ तब होता है जब कोई नकारात्मक ऊर्जा वाला इंसान मेडिटेशन में साथ में हो। तो यही यहाँ पर रा कह रहे हैं कि अगर मेडिटेशन के अंदर जो हाथ पकड़ के सर्कल आप बना रहे हो, क्योंकि वहां पर भी हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे, सर्कल में बैठे थे, और रा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि उसका प्रभाव सही नहीं होगा, और उस दिन भी हमें हमें मेडिटेशन में काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। और इसी वजह से पिछली बार हर्षिता ने पूछा था, कि हर्षिता ने या कविता ने पूछा था कि हम लोग जो रिट्रीट का प्लान कर रहे थे मई एंड या जून में, तो उसके बारे में बताइए। अगर लोग अब अगर कोई लोग ऐसे हैं या जुड़ गए जो मेडिटेशन नहीं करते, जिनका सेवा भाव का इरादा नहीं है, तो हमारी रिट्रीट में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आए वो रेगुलर, कम से कम, अब जैसे एक महीना है, तो कम से कम एक महीने के लिए हेमीसिंक मेडिटेशंस रेगुलरली करें, और चाहें तो साइलेंट मेडिटेशन भी करें, लेकिन थोड़ा हेमीसिंक करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा नेक इरादे से आए। अगर वो वहां पर अपनी मार्केटिंग करने, पैसे कमाने, या अपना प्रभाव नकारात्मक तरीके से डालने की कोशिश से आएंगे, तो सभी का नुकसान होगा। आगे वो बोलते हैं, हम आपको उन लोगों से सतर्क करने के लिए सावधान करते हैं जिनमें दूसरों की सेवा करने की कोई इच्छा नहीं होती। यही बात आ गई। इसके अलावा उनकी इच्छा केवल किसी भी सत्र में भाग लेना ही होता है, या वो किसी भी सत्र में उनके मन, शरीर, आत्मा समूह की विकृतियों का आदान प्रदान करते हैं। इस कारण तब हम अपनी विकृतियों को इस उपकरण की विकृतियों के साथ ठीक से मिश्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं। मतलब कि तब आप हमें ठीक से चैनलिंग नहीं कर पाओगे, कारला हमें चैनल नहीं कर पाएगी, हम आ नहीं पाएंगे, और हम शायद कारला के द्वारा ना ना बोल पाए, तो या किसी के भी द्वारा। तो हमारी सोच के साथ कारला के मन में नकारात्मक ऊर्जा वाले जो सभ्यताएं हैं वो भी बोल सकती हैं। जैसे आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ ये हुआ था, कि रा की सभ्यता ने उन्हें अच्छी चीज बताने की कोशिश की, लेकिन नेगेटिव पोलैरिटी वाले लोगों ने उनके दिमाग में विकृतियां डालकर उस पूरे गेम को पलट दिया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हुई, न्यूक्लियर बॉम्ब बने। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसे वो मिक्स हो जाएगा। और हमारे साथ साथ अगर कारला ने गलती से उनको चैनल कर लिया, क्योंकि उसको तो पता नहीं होगा, वो तो ट्रांस में है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो लॉ ऑफ वन का जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो गड़बड़ी हो जाएगी। तो डॉन कहता है, क्या मुझे इस समय बाइबल, मोमबत्ती, धूपबत्ती को अपने स्थान से थोड़ा हिला देना चाहिए? तो राह कहता है, हाँ ये सही होगा। फिर वो पूछता है वस्तुओं को हटाने के बाद कि क्या अब ये सही है? तो राह कहते हैं, कृपया अगरबत्ती के कोण को ठीक करें, ताकि ये 20 डिग्री उत्तर पूर्व से उत्तर के तल में सीध में हो। मतलब 20 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कोई भी जो होता है ना डायरेक्शन, वो 21 डिग्री का होता है, 22 डिग्री का होता है। ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट भी जो होगा वो 22.5 डिग्रीज का होगा, क्योंकि ईस्ट है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ ईस्ट है। तो 22.5, 22.5 और 22.5 इस तरह से होगा। तो 22.5
में अगर आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट 20 डिग्रीज लेते हो तो वो पॉजिटिव होता है। मतलब कि किसी भी डायरेक्शन के पहले के जो डिग्रीज होते हैं, अगर उसे 22.5 को आप तीन हिस्सों में बांट दें, तो लास्ट वाला जो हिस्सा होगा वो नुकसान देगा, बीच वाला जो हिस्सा होगा वो डेड एनर्जी होगा। जैसे इस वक्त मैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लास्ट वाले हिस्से में बैठी हूँ। अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ, मैं रोशनी की वजह से वहां गई थी, यहाँ आ जाती हूँ तो मैं बीच वाले हिस्से में बैठी हूँ। और अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ तो मैं पहले वाले हिस्से में बैठी हूँ। तो ये पहले वाला हिस्सा जो होता है, यहां से जो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी रा की आती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कारला के, वो ठीक से आ पाएगी। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। तो इसीलिए रा ने कहा कि उसे उस तरह से रखो। तो उसे ठीक करके डॉन ने पूछा कि क्या अब ठीक है? तो रा ने कहा, कृपया बारीकी से सुधार करने के लिए अपनी आंख से जांच करें। हम उस प्रक्रिया की व्याख्या करेंगे जिसके द्वारा ये एक महत्वपूर्ण विकृति को संतुलित करने वाला बन जाता है। अगरबत्ती इस उपकरण के भौतिक शरीर के लिए ऊर्जावान बनाने के रूप में कार्य करती है। अगरबत्ती एनर्जाइजर फॉर द फिजिकल बॉडी। तो बेसिकली एक ग्राउंडिंग की प्रक्रिया होती है इस दुनिया में, इस जगह पर उसे रखने के लिए कि यहाँ पर ये अगरबत्ती। और एक चीज का ध्यान रखना कि उस जमाने में तो मुझे नहीं लगता कि केमिकल्स की अगरबत्ती बनती थी, लेकिन आज बनती है। तो जब हम केमिकल्स की अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं तो वो नेगेटिव पोलैरिटी को आकर्षित करती है। और जब हम धूप, दिया, गूगल या ओरिजिनल चीजों से बनी हुई, ओरिजिनल फूलों से बनी हुई अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो वो पॉजिटिव पोलैरिटी को आकर्षित करती है, या देवलोक को, और उधर असुरलोक। इसलिए कभी भी केमिकल वाली अगरबत्ती इस्तेमाल ना करें। उससे बेहतर है कि एक डिफ्यूजर में, इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर्स मिलते हैं, उस पे थोड़ा कपूर, थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा धूप, और एक चुटकी दालचीनी और लौंग का पाउडर, इसको सबको मिला के एक पाउडर बना के रख लो। आधा चम्मच उसके अंदर डाल दो, और चाहो तो दो चार बूंदे घी या पानी की। रोज आप हर कमरे में इसे लगा सकते हो, आपको अगरबत्ती की जरूरत ही नहीं है। डिफ्यूजर में, इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर मिलते हैं छोटे छोटे, 150-200 रुपए के। आप बाथरूम में, कमरे में, जब आप उसके अंदर धूप और गूगल लगाओगे और कपूर लगाओगे तो वो भूत प्रेतों को भगाता है। लौंग भी वही काम करता है, और दालचीनी समृद्धि आकर्षित करती है। लेकिन कुल मिला के जो इनकी सुगंध है वो पॉजिटिव पोलैरिटी को आकर्षित करती है, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी को भगा देती है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। अगरबत्ती इस उपकरण के भौतिक शरीर के लिए ऊर्जावान बनाने के रूप में कार्य करती है, जो इसकी मानवता को दर्शाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि उड़ते हुए धुएं को उसी सापेक्ष कोण से महसूस किया जाए जिस कोण से यह उपकरण खुली हुई बाइबल को महसूस करती है, 20 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ताकि उसका धुआं उस तरफ आए। जलती हुई मोमबत्ती द्वारा संतुलित प्रेम रोशनी और रोशनी प्रेम को दर्शाया जाता है, और इसलिए इस उपकरण को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वर्ग और शांति का दृश्य दिखाता है जिसे यह खोज रही है। इस प्रकार यह इसे नीचे से ऊपर तक ऊर्जा देता है, और ये उपकरण संतुलित हो जाती है और थकती नहीं है। इसीलिए दिया जलाते हैं सुबह शाम घर में, कि घर का वातावरण जो है वो लव लाइट और लाइट लव में उज्जवल रहे। हम आपकी चिंता की सराहना करते हैं, क्योंकि इससे हमारा सिखाना सीखना अधिक आसानी से आगे बढ़ सकेगा। क्या ये अब सही ढंग से सीध में दिखाई दे रहा है? डॉन पूछता है। तो रा कहता है, हम इसे स्वीकार जाने की स्वीकारे जाने की सीमा के भीतर ही आंक सकते हैं। वो सीधा हाँ नहीं बोलता कि हाँ ठीक है, वो कहता है कि हाँ, स्वीकार्य है।
आगे डॉन पूछता है, पिछले सत्र में हमारे पास दो सवाल थे जिन्हें हमने इस सत्र के लिए बचा के रखा हुआ था। पहला, गीजा के महान पिरामिड के संभावित कैपस्टोन, ऊपर के कैपस्टोन के बारे में था। आ, यहाँ पिरामिड है नहीं, वरना मैं, अच्छा ये वाला है। तो ये जो है, इस हिस्से को कैपस्टोन कहते हैं। दूसरा सवाल ये था कि इतने भारी ब्लॉक्स को आपने कैसे अपने जगह से हिलाया। मैं जानता हूं कि इन सवालों का एक के नियम के संबंध में कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरी सोच के अनुसार जिसे आप सही कर सकते हैं कि इस किताब को पढ़ने वालों में इससे ज्यादा रुचि पैदा होगी तथा वो प्रेरित होंगे। हम आपके इस संपर्क के लिए बहुत आभारी हैं और निश्चित रूप से आपसे इस बारे में सुझाव लेते रहेंगे कि हमें इसके साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक अनुमान है, मतलब कि अगर हम थोड़ी आपकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा। तो राह कहते हैं, हम आपको ये सुझाव नहीं देंगे कि आप किस क्रम में सवालों को पूछें। ये फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट राह नहीं करेंगे। और सबसे पहली विकृति लॉ ऑफ वन की है लॉ ऑफ फ्री विल। एक के नियम के स्वतंत्र, मतलब पहली है लव एंड लाइट्स, दूसरी है लॉ ऑफ फ्री विल जो उसके साथ में आती है। लॉ ऑफ फ्री विल कहो, लॉ ऑफ कंफ्यूजन कहो, लॉ ऑफ चॉइस कहो, तीनों एक ही चीज है। एक के नियम के स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में यह आपको विशेषाधिकार है, यह जानने समझने के बाद कि हमारा सामूहिक समूह, स्मृति समूह, आपके लोगों के सामाजिक मन शरीर आत्मा समूह की विकृतियों को प्रभावी ढंग से नहीं समझ सकता है। अब पंखे की आवाज तो नहीं आ रही है आप लोगों को? कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? ओके। अब हम चाहते हैं कि जो पूछा गया है उसका जवाब देकर हम अपने सिखाने सीखने के सम्मान जिम्मेदारी को पूरा करें। केवल इतना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि हम उन विकृति समूहों की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ सकते जो आपके लोगों की संक्रमित करता है। आपके लोगों की संक्रमित करता है, को संक्रमित करता है। पैथोलॉजी ग्रुप दैट आपके लोगों को संक्रमित करता है होना चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो केवल इतना ही पर्याप्त है। तो ठीक है। तो इसलिए मतलब हम आप लोगों के शरीर, आप लोगों की सोच, आप लोगों की जिस तरह से जिंदगी है उसे पूरी तरह से समझ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की तौर तरीके अलग हैं और आप लोगों के ग्रुप के तौर तरीके अलग हैं। तो इसलिए जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे हम आपको सवालों का जवाब देते जाएंगे। कैसे पूछना है ये टोटली आपकी चॉइस है। इसलिए पहला सवाल कैपस्टोन के बारे में है। हम इस प्रकार के आंकड़ों की महत्वहीनता को दोहराते हैं। मतलब जो आप पूछ रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ठीक है आपने पूछा है तो हम बता देते हैं। तथा कथित ग्रेट पिरामिड में दो कैपस्टोन थे। उनमें से पहला हमारे डिजाइन का था और आपके ग्रह पर पाए जाने वाले सामग्री के छोटे और सावधानी से बनाए गए टुकड़ों का था, जिसे आप ग्रेनाइट कहते हैं। यह क्रिस्टलीय गुणों के लिए बनाया गया था। अब ग्रेनाइट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट, क्योंकि अगर वो कहते हैं ये क्या हुआ? ग्रेनाइट कंपोनेंट्स, ग्रेनाइट इज अ felsic grained plutonic rock and minor mafic minerals like biotite or hornblende. It is an acidic igneous rock. Igneous मतलब वल्केनो से निकला हुआ है। High silica content that cools slowly underground. Its color pink, gray, white depends on the dominant feldspar type, potassium feldspar or plagioclase feldspar. The key mineral composition is quartz. इसलिए उन्होंने ग्रेनाइट इस्तेमाल किया। मुझे लगता है मुझे अपने किचन के सारे स्टोन हटा के ना उसमें ग्रेनाइट लगाना पड़ेगा। Quartz 20 to 60%, feldspar 10 to 65%, mica and mafic minerals
and 15 more than 15% accessory minerals like hornblende, that is black green pyroxene, and rarely tourmaline or garnet. Oh wow, गलती की मैंने ग्रेनाइट ना लगा के। ओके, अब लगा लूंगी। आमतौर पे इसीलिए लोग ग्रेनाइट लगाते हैं, लेकिन ब्लैक ग्रेनाइट लगाते हैं। मेरे ख्याल से ब्लैक से पिंक या ग्रीन ग्रेनाइट ज्यादा बेटर है। तो ग्रेनाइट कहते हैं ये क्रिस्टलीय गुणों के लिए। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ग्रेनाइट क्यों चुना रा ने। अब समझ में आया। और ये सोच तो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कभी इसे सर्च नहीं किया कि ग्रेनाइट के कंपोनेंट्स क्या हैं। वो तो अभी मैं रिसेंटली क्रिस्टल क्लास कर रही थी, तो उसके अंदर बाकी सारे स्टोन्स के और क्रिस्टल्स के बारे में जब मैं समझा रही थी तब मेरे ध्यान में आया। तो उचित प्रवाह के लिए चिमनी के आकार का बनाया गया था। ये क्रिस्टलीय गुणों के लिए बनाया गया था तथा इसे आपके वातावरण के उचित प्रवाह के लिए। अब इजिप्ट में गर्मी बहुत है, तो अगर वो पूरा ऊपर से कैपस्टोन बंद कर देते तो घुटन हो जाती है अंदर। इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक चिमनी लगाई थी। मेरे ख्याल से यहाँ लगाई थी कि यहाँ साइड में लगाई होगी। मेरे ख्याल से ऊपर से खुला ही रखा होगा। चिमनी के रूप में इसे बनाया था ताकि अंदर पिरामिड के अंदर घुटन ना हो और गर्म हवा ऊपर जाती रहे। और मेरे ख्याल से साइड में उन्होंने कुछ ऐसे वेंट्स रखे थे जिससे ठंडी हवा अंदर आए। ऐसे समय में जब हम लोगों ने एक व्यक्ति के रूप में आपके घनत्वता को छोड़ दिया था, तब असली कैपस्टोन को हटा दिया गया था और उसे एक अधिक कीमती, मतलब गोल्ड के कैपस्टोन से बदल दिया गया था। इसमें कुछ हद तक एक सुनहरे पदार्थ का समावेश था। इससे पिरामिड के गुणों में बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं आया था। विकृति कुछ लोगों के द्वारा उस संरचना को केवल शाही स्थान के रूप में इस्तेमाल करने की इच्छा के कारण हुआ। मतलब किंग रा के जाने के बाद, किंग के बाद वो जो वहां के फरोआज के जो पंडित पंडित थे, उन लोगों ने अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया और पावर इस्तेमाल कर दिखाने की कोशिश की, इसलिए उन लोगों ने गोल्ड वगैरह इस्तेमाल किया। क्या आप इस पहले सवाल पर कुछ और पूछना चाहते हैं? तो डॉन कहता है चिमनी से आपका क्या मतलब है, इसका उद्देश्य क्या था? तो रा कहता है इससे आपके वातावरण का उचित प्रवाह होता है, हवा का आना जाना, जो छोटे होते हुए भी पूरे ढांचे को तरोताजा कर देता है। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया था जिसमें हवा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए डक्ट्स कहते हैं होते थे डक्ट्स होते थे, जैसा कि यह उपकरण इसे कहती है, ताकि बिना किसी बाधा या हवा के प्रवाह के वातावरण की ताजगी बनी रहे। तो डॉन कहता है वो ब्लॉक्स अपने स्थान से कैसे हिले थे? तो राह कहते हैं जो कुछ भी बनाया गया है उसको आपको उसके भीतर की गतिविधि की कल्पना करनी चाहिए। मतलब जो भी बनाया है उसके बारे में, हमने कैसे बनाया हम समझाएंगे थोड़ा उसके बारे में। इमेजिन करो एक ऊर्जा जो हालांकि सीमित है, आपके लोगों को समझ विकृति की तुलना में काफी बड़ी है। आपके लोगों की समझ विकृति की तुलना में काफी बड़ी है, ये आपके लोगों को पता है, परंतु इस पर अब तक बहुत थोड़ा विचार किया गया है। मतलब कि एक पिरामिड के अंदर जो भी ऊर्जा है उसके बारे में आपके लोगों की समझ बहुत कम है, वो ज्यादा नहीं जानते हैं। आ, और इस बारे में उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं है। ये ऊर्जा, सॉरी यहाँ पर भी मुझे इंग्लिश करना पड़ेगा। ये ऊर्जा बुद्धिमान ऊर्जा है, क्रमबद्ध है। मतलब एक ऑर्डर्ड इंटेलिजेंट एनर्जी है। इस ऑर्डर्ड यानी कि डिसिप्लिन, जिस प्रकार आपका मन शरीर आत्मा समूह आपके शरीरों के श्रेणीबद्ध तरीकों से भीतर रहता है, और इसलिए वो अपने ढांचे या आकार या क्षेत्र और प्रत्येक बढ़ते हुए क्रम में बुद्धिमान या संतुलित शरीर की बुद्धि को बनाए रखता है। ऐसा ही चट्टान जैसी सामग्री के प्रत्येक परमाणु में भी होता है।
तो वो कहते हैं आपके शरीर में जिस तरह हर चीज एक तरीके से चलती है, डिसिप्लिन से चलती है। दिल ध- मतलब ब्लड को पंप करता है, गंदा ब्लड जाता है उसको साफ करके वो दूसरे इसमें से द्वारा भेजता है, और फिर वो गंदा ब्लड जो है वो किडनीज से आता है, वॉटेवर जिस तरह से, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, बट जो भी तौर तरीके से आपके सिस्टम के अंदर चलता है ना, जिसकी वजह से आपका शरीर जैसा है वैसा है, आपकी ऊर्जा जैसी है वैसी है, आपका अ, आपकी ऑरा की, आपकी ऊर्जा की, आपकी भावनाएं, आपका दिमाग, और हर आपके अंदर के एक एक ऑर्गन की इंटेलिजेंस। अब लिवर को तो कोई नहीं बोलता कि इस चीज, ये चीज टॉक्सिक है तो उसे स्टोर कर लो, ये चीज को निकाल दो, ये चीज को डाइजेस्ट कर लो, उसकी अपनी इंटेलिजेंस है। तो इसी तरह से हर चीज, हर ऊर्जा का एक तौर तरीका होता है। कहाँ गई मैं? तो अरे कहाँ गई मैं? मैंने पूरा पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। ये ऊर्जा बुद्धिमान है, वो अपने ढांचे या आकार क्षेत्र प्रत्येक बढ़ते हुए क्रम में बुद्धिमान या संतुलित शरीर की बुद्धि को बनाए रखता है। ऐसे ही चट्टान जैसी सामग्री के प्रत्येक परमाणु में भी होता है। मतलब एक पहाड़ भी है ना, तो उसके एक एक कण, एक एक मिट्टी की धूल के कण में भी एक इंटेलिजेंट एनर्जी होती है, इंटेलिजेंट इन्फिनिट इंटेलिजेंस होता है, ईश्वर की एनर्जी होती है। जब कोई उस बुद्धिमानिता से बात कर सकता है, तब उस भौतिक या रासायनिक चट्टान शरीर की सीमित ऊर्जा को उस अनंत शक्ति के संपर्क में रखा जाता है, जो अधिक सुव्यवस्थित शरीरों में निवास करती है, चाहे वो मानव हो या चट्टान। तो वो कहते हैं कि ईश्वर की एनर्जी तो हर कण कण में है। तो इन पहाड़ों के, इन पत्थरों के एक एक कण में जब आपको ईश्वर नजर आएगा और आप उससे प्रार्थना करेंगे कि आप मिलकर एक पत्थर बन जाएं, ऐसा पत्थर जो कभी भी ना टूटे, कभी भी मतलब उसे कोई तोड़ ही ना सके, मौसम से भी वो ना बदले, इन्फिनिट रॉक बन जाए, मजबूत। तो जब आप उससे प्रार्थना करोगे तो वो वैसा बन जाएगा। फिर जब आप उन पत्थरों से प्रार्थना करोगे कि हम चाहते हैं कि आप इस जगह पर इस शेप में इस तरह से बने ताकि हम पिरामिड इस एंगल का बना सकें, तो वो पत्थर वहां पर अपने आप धूल उड़ेगी और वहां पर वो पत्थर अपने आप उस शेप में बन जाएगा। जब आप ऐसा कर सकते हो, जो कि राह कहते हैं कि हर इंसान कर सकता है, हर एक के अंदर ये ताकत है, आपको अपनी ताकतों को जगाने की जरूरत है। तो जब आप एक इंटेलिजेंट इंफिनिटी से, एनर्जी से बात कर सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो हमारा ये काम कर दो, तो फिर वो इंसान हो या पत्थर हो या पहाड़ हो, सभी से कर सकते हो आप। जब ये संपर्क स्थापित हो जाता है, जब आप इस तरह से कर पाते हो, तब ये अनुरोध दिया जा सकता है। अनंत चट्टानी गुण की बुद्धिमानिता उसके शारीरिक वाहन तक संदेश पहुंचाती है, और जैसे इच्छा की जाती है उन हिस्सों का टूटना और हिलना उस स्थिति के विस्थापन द्वारा चट्टानी गुण के सीमित ऊर्जा क्षेत्र से उस आयाम तक होता है जिसे सुविधानुसार सरल शब्दों में अनंत कहा जाता है। जो मैंने आपको समझाया वही कह रहा है। इस तरीके से जो भी जरूरत होता है वो उस जीवित चट्टान के अंदर रहने वाली रचयिता की अनंत, सॉरी मैंने वो क्रीम लगाई थी ना, तो वो मेरे पलकों से मेरे चश्मे पे लग जाती है बार बार। तो हालांकि मैंने उसमें बटर बहुत कम डाला है, और आज ही किसी का रिक्वेस्ट आया कि मुझे वो क्रीम चाहिए। आ, द्वारा निस्संदेह ये वो तरीका रचेता की अनंत समझदारी के सहयोग से हो जाता है। निस्संदेह ये वो तरीका है जिसके द्वारा कई चीजें पूरी की जाती हैं जो आपके वर्तमान साधनों द्वारा पूरी से दूरी से की गई कार्रवाई के भौतिक विश्लेषण के अधीन नहीं है। तो डॉन पूछता है एक मिनट,
व्हेन दिस कनेक्शन इज established रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड, हाँ ये वही जो मैंने बोला वही बात है। तो डॉन पूछता है, मुझे एक बयान याद आ रहा है, मोटे तौर पर यदि आपके पास पर्याप्त विश्वास हो तो आप पहाड़ से कह सकते हैं कि अपने स्थान से हिल जाए, तो वो पहाड़ अपने स्थल स्थान से हिल जाएगा। पेड़ भी हिलते हैं। मैं मान रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं वह लगभग ऐसा ही है, और मैं ये भी मान रहा हूं कि यदि आप एक के नियम से पूरी तरह अवगत हैं तो आप इन सारे चीजों को करने में सक्षम हैं। क्या ये सही है? मतलब वो कह रहा है कि मुझे याद आ रहा है कि आमतौर पे कहा जाता है कि इफ यू हैव फेथ यू कैन मूव माउंटेन्स। भरोसा हो, विश्वास हो, तो पहाड़ भी उस हिल हिला सकता है इंसान। तो भरोसा और विश्वास है तो आप बैठे बैठे किसी चीज को, टेलीकिनेसिस बेसिकली, या ये वो कह रहा है कि क्या आप ये कह रहे हो कि अगर हम एक के नियम को पूरी तरह समझें, उसे अपनी जिंदगी में उतारें, तो हम ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं? तो रा कहता है, हम रा हैं ध्वनि की कंपनात्मक विकृति, आस्था ही शायद जिसे हम अनंत रास्ते कहते हैं। आस्था ही मतलब जो आप जिसे आप फेथ या आस्था कह रहे हो, वो शायद वही है जिसे हम अनंत रास्ते कहते हैं, और जिसे हम सीमित साबित करने वाली समझदारी कहते हैं। उनके बीच की बाधाओं में से एक है। उनकी बीच की बाधाओं में से एक है लिमिटेड विजडम। अच्छा, बाधाओं में से एक है आस्था। मतलब वो कहता है वो है, लेकिन वही आपकी बाधा भी है, क्योंकि आप मानना चाहते हो, जानना नहीं चाहते हो। आप मान रहे हो, आप जान नहीं रहे हो, उसके साथ एक नहीं हो रहे हो। आस्था और अनंत बुद्धिमानिता के बीच के तालमेल के बारे में आपकी समझदारी बिल्कुल सही है। हालांकि एक आध्यात्मिक शब्द है तथा दूसरा शायद उन लोगों की वैचारिक ढंग ढांचे की विकृतियों के लिए अधिक स्वीकार्य है जिनको सिर्फ कागज पर लिखना होता है और उसे आंकना होता है। तो ये अच्छा, तो वो कहते हैं कि एक आध्यात्मिक शब्द है और दूसरा जो है वो लोग साइंस साइंस वाले बहुत लेखा जोखी करते हैं, बहुत लॉजिक कैलकुलेशंस करते हैं। तो एक आस्था है, आध्यात्म है, और एक साइंस है। लोग इतनी सी बात नहीं समझते कि दोनों में फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन एक को मानना है, दूसरे को जानना है। सो अध्यात्म मतलब जानना, और साइंस मतलब मानना। मतलब आप मान रहे हो लेकिन लॉजिकली मान रहे हो। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो वो पूछता है कि फिर यदि एक व्यक्ति को एक के नियम के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान हो, और अगर वो एक के नियम के अनुसार ही अपना जीवन जी रहा हो, तो उसके लिए इस तरह की चीजें जैसे कि पिरामिड जैसी इमारत को केवल सीधे सोच की कोशिश से बनाना सामान्य बात होगा। क्या मुझे यही समझना है? क्या मैं सही हूं? मतलब अगर किसी ने लॉ ऑफ वन को समझ ली और उसे अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो वो सोच से एक पिरामिड बना सकता है। मैं ये सोच मतलब मैं सही समझ रहा हूँ क्या? तो राह कहता है कि हम राह है, बट आप गलत हैं कि एक के नियम के माध्यम से व्यक्तिगत शक्ति और एक के नियम के प्रति संयुक्त या सामाजिक स्मृति समूह के मन शरीर आत्मा की समझदारी के बीच अंतर होता है। मतलब आप गलत समझ रहे हैं कि एक इंसान की शक्ति और एक पूरे सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स मतलब के ग्रुप, वो पूरा ग्रुप जो एक साथ चलता है, वो पूरा ग्रुप जिसकी सोच एक तरह से होती है, वो पूरा ग्रुप जो जागरूक है, उनकी जो लॉ ऑफ वन की समझ है, उनकी शक्ति, इन दोनों में बहुत अंतर है। पहले मामले में जब एक इंसान समझता है, और यहाँ पर रा ने शायद वो लॉ ऑफ स्क्वायर की या एक ग्रुप की शक्ति की बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति जो कि सभी दोषों से पवित्र होगा, तभी वो पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकता है। मतलब उसके अंदर
कोई नकारात्मकता जीरो होगी, कोई लालच, कोई मतलब शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भावना के तौर पे कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं, और वो हर कण कण में ईश्वर देखता है। तभी वो एक पहाड़ को हिला सकता है। जबकि एक पूरा जो ग्रुप होगा, सामूहिक एकता की समझदारी के मामले में हर व्यक्ति में निश्चित मात्रा में विकृतियां होंगी, और तब भी एक समूह का दिमाग उस पहाड़ को हिला सकता है। एक पूरा ग्रुप, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम बिनसर गए और हम मेडिटेशन कर रहे थे, हालांकि एक दो लोगों के इरादे या उनकी सोच गलत थी, सही नहीं थी पूरी तरह से, मैं ये नहीं कह रही 100% गलत थी, हो सकता है 10% गलत हो, या कोई स्वार्थ हो, जो भी था। लेकिन यह रा कह रहा है कि सभी एक जैसे तो नहीं हो सकते, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई भावनात्मक। अगर सभी में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी है ना, फिर भी वो एक पहाड़ को हिला सकते हैं सब मिलके। और यही वजह है कि हम जब कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग जुड़ें, क्योंकि उस मेडिटेशन में हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का उन लोगों का प्लान जो है वो ना हो, और डिजिटल मोनेटाइजेशन ना हो, वेदर मैनिपुलेशन ना हो। और ये चीजें बहुत जरूरी हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी, सभी के लिए। क्योंकि जब हम इन मेडिटेशंस में जुड़ते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं, उसकी शक्ति ही अलग है। खैर, प्रगति आमतौर पर उस समझदारी से होती है जिसे आप अब समझ के उस आयाम तक ले जाना चाहते हैं जो कि प्रेम के नियम द्वारा संचालित होती है, और जो रोशनी के नियम को खोजती है। वो लोग जो पूरी तरह रोशनी के नियम में कंपनता करते हैं, वो एक के नियम को खोजते हैं। वो लोग जो एक के नियम में कंपनता करते हैं, वो आगे अनंतता के नियम को खोजते हैं। तो जब आप उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तब आपको ये समझना है कि अपनी समझ को लॉ ऑफ लव, लॉ प्रेम के नियम, लॉ ऑफ लव और लॉ ऑफ लाइट के साथ एक करना है। आपके मन में पूरी तरह से पवित्र, बिना किसी शर्त का और बिना किसी उम्मीद के प्रेम होना चाहिए, और ईश्वर के प्रकाश की रोशनी होनी चाहिए, ईश्वर से प्रेम होना चाहिए, ईश्वर के प्रकाश की रोशनी के, ठीक है, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ये सब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ लाइट, बट ये दोनों चीजें जब आप ईश्वर को अपने अंदर महसूस करते हैं, उसे पहचानते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर का वास है, जब जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि मेरे अंदर ईश्वर का वास है, ना आप कोई गलत चीज खाएंगे, ना कोई केमिकल यूज करेंगे, ना आप अपने आप को तकलीफ देंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, आप किसी को अपना अपमान करने नहीं देंगे, आप बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे। क्यों करना है सेल्फ लव, क्यों करनी है ये सब चीजें? क्योंकि आपके अंदर ईश्वर है, और अगर सामने वाला बेइज्जती कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है, वो आपके अंदर के ईश्वर को कर रहा है। और अगर आप अपने ईश्वर से प्यार करते हैं तो आप किसी को ऐसा करने नहीं देंगे। दोज हु वाइब्रेट, सॉरी, तो जब आप प्रेम और रोशनी के इन नियमों के साथ कंपनता करते हैं, तब आप लॉ ऑफ वन में, एक के नियम में कंपनता करते हैं, और तब आप लॉ ऑफ इंफिनिटी यानी अनंतता के नियम को खोजते हैं। खोजते मतलब आप बेसिकली हर चीज में ईश्वर को देखते हैं। हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसके आगे जो भी कुछ है, जो कुछ भी है, जहां सब कुछ एकीकृत आत्मा से घुल जाते हैं, उसके आगे क्या होता है, मतलब सिक्स डायमेंशन के आगे क्या होता है हमें नहीं पता। लेकिन सिक्स डायमेंशन लॉ ऑफ वन का डायमेंशन है, तो हम लॉ ऑफ वन के डायमेंशन में, सिक्स डायमेंशन में है, तो हमें यहां तक ही पता है, क्योंकि हम अभी वहां जो कुछ भी है उसे खोज रहे हैं, और फिर भी हम राह हैं। इस प्रकार हमारे रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। आई ओके, हम एक है,
और फिर भी हम एक के नियम के अंदर जीते हुए सातवें आयाम के बारे में खोज रहे हैं, ईश्वर को अभी भी खोज रहे हैं, और सातवें आयाम और उसके आगे के आयामों को जानना चाहते हैं। डॉन कहता है कि क्या उस समय पिरामिड को आपके कई लोगों ने आपसी गतिविधि से बनाया गया था? आपके कई लोगों की आपसी गतिविधि से बनाया गया था, मतलब आप लोग और इंसान सभी मिलके, क्या कुछ इस तरह से मिलजुल के बनाया था? तो रा कहते हैं वो सारे पिरामिड जिसे हमने सोच से बनाया था, उनका निर्माण हमारे सामूहिक स्मृति परिसर द्वारा बनाए गए विचार रूपों द्वारा किया गया था। तो यहाँ डॉन ने इंसानों की बात तो नहीं की, लेकिन वो कहते हैं कि ऑल द पिरामिड्स वी थॉट बिल्ट कंस्ट्रक्टेड बाय थॉट फॉर्म्स क्रिएटेड। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को बनाया था जिन्होंने उन पत्थरों को रख के उन पिरामिड्स को बनाया। थॉट फॉर्म्स मतलब के अदृश्य लोग जो दिखाई नहीं देते, सोच वाले लोग, सोच से बनाए गए, तो उनके द्वारा इसे बनाया गया। तो डॉन कहता है फिर वो जो चट्टान इस्तेमाल हुए थे उसे उसी जगह सोच के माध्यम से बनाया गया, ना कि किसी और जगह से लाया गया। कि मतलब वो जो पत्थर थे बड़े बड़े, उन पत्थरों को भी आपने वहीं पर बनाया, कि उन्हें कहीं और से लाए थे? तो रा कहते हैं कि हम रा हैं जिसे आप महान पिरामिड कहते हैं, उसे हमने अनंत चट्टान से बनाया था। बाकी के सारे पिरामिड्स जो उन पत्थरों से बनाया गया था जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया गया था। तो जो पिरामिड ऑफ गीजा, ग्रेट पिरामिड है, उसको हमने इन्फिनिटी रॉक से बनाया था, मतलब उसी जगह पर। लेकिन धरती के ऊपर जो बाकी 50-60 पिरामिड उन्होंने बनाए ले लाइंस के ऊपर, उन सभी पिरामिड्स को बनाने के लिए पत्थरों को लाया गया था दूसरी स्थान से। तो वो कहता है कि यह अनंत चट्टान क्या है? तो रा कहता है यदि आप विचार रूपों की अवधारणा को समझ सकते हैं तो आप महसूस करेंगे कि विचार रूप अपने विकृति में अधिक नियमित होते हैं। यदि इसकी तुलना उस चट्टान की सामग्रियों से बनी ऊर्जा क्षेत्रों से की जाए जो विचार रूप के माध्यम से बनाई गई है, जो विचार से सीमित ऊर्जा तक और फिर उसे अस्तित्व में हुआ है, हम कहेंगे वो विचार रूप के वास्तविक स्तर को विकृत प्रतिबिंब है, का वास्तविक स्तर का विकृत प्रतिबिंब है। सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई विल रीड इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन। If you understand the concept of thought forms, you will realize that the thought form is more regular in its distortion. मतलब बहुत ही disciplined होता है, perfect होता है, compared to the energy fields made from the rock materials that were created through the thought forms. तो जो इन लोगों ने जो पत्थर बनाए थे उनके अंदर बहुत सारी विकृतियां थी, लेकिन जो थॉट फॉर्म्स थे उनके अंदर मतलब वो एक परफेक्शन तरीके से। लेट मी रीड इट ऑन दिस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.13। 3.13। If you understand the concept of thought forms, you will realize that thought form is more regular in its distortion than the energy fields created by the materials in the rock, which has been created through thought form. From thought to infinite energy and beingness in your, shall we say, distorted reflection of the level of the thought form. क्या समझ में आएगा? ओके। तो यहाँ पर वो कहता है कि हमने, चाहे वो हमने जिन इंसानों को मतलब जिन लोगों को बनाया वो तो अपने आप में बहुत परफेक्ट थे, लेकिन उन्होंने जो चीजें बनाई वो बहुत ज्यादा जो मुझे समझ में आ रहा है वो इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं बनाई, क्योंकि फिर लोगों को लगने लगता कि हम जादू कर रहे हैं। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो विचार की सीमित ऊर्जा और फिर उसके अस्तित्व में हुआ, हम कहेंगे कि वो विचार रूप के वास्तविक स्तर का विकृत प्रतिबिंब है। मतलब कि जिन लोगों, जिन थॉट फॉर्म्स को हमने बनाया था उनका प्रतिबिंब है, उनका एक इमेज है। उन्होंने अपनी इमेज में उस चीज को बनाया, then into a distorted reflection of the true level of the thought form। हाँ,
तो उन्होंने डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन, मतलब उसके अंदर कुछ कमी छोड़ दी। अब मुझे जो याद है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये इसलिए किया ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि ये तो जादूगर है और इन्होंने इतना परफेक्ट बना दिया तो ये भगवान है, तो फिर वो फिर भगवान मान के हमारी पूजा करने लग जाएंगे। ये नहीं चाहते थे। क्या हम आपको किसी और मददगार तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं? तो राह कहता डॉन कहता है हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर मैं सोच रहा था कि क्यों इस मामले में पिरामिड कई ब्लॉक से बना हुआ दिखाई देता है, बजाय इसके कि पूरा एक ही क्यों नहीं बन गया। ये पूरी संरचना एक ही समय में बनी हुई है। तो राह कहता है कि एक ऐसा नियम है जिसके बारे में हमारा मानना है कि एक के नियम की सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, प्रमुख विकृतियों में से एक है। मतलब एक और चीज है, एक नियम है जो हमें ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ वन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यानी कि भ्रम का नियम, इल्यूजन, जिसे आप स्वतंत्र इच्छा का नियम कहते हैं, फ्री विल, चॉइस, कंफ्यूजन। हम पिरामिड को एक हीलिंग के यंत्र के रूप में बनाना चाहते थे, या समय स्थान के अनुपात के समूह में हम एक ऐसा यंत्र बनाना चाहते थे जो जितना हो सके उतना इफेक्टिव हो, प्रभावकारी हो। हालांकि हम ये नहीं चाहते थे कि लोगों के अंदर किसी तरह का रहस्य पैदा हो, मिस्ट्री, कैसा बनाया, अरे ऐसे कैसे कैसे कैसे। तो इस तरह की चमत्कारी इमारत बनाने के कारण वो हमारी पूजा ही न, लो आ गई वही बात, हमारी पूजा ही ना करने लग जाएं। इस प्रकार ये मानव निर्मित लगता है कि सोच से बना हुआ लगता है, इसलिए ये ऐसा लगता है कि ये इंसानों का बनाया हुआ है। अगर हम उसे वैसे बनाते जैसे तुम कह रहे हो, तो लोग फिर वही हमें भगवान बना के पूजने लग जाते। फिर डॉन कहता है कि खैर, अब तब आप पिरामिड की बात करते हैं, जब आप पिरामिड की बात करते हैं, खासतौर पर ग्रेट पिरामिड की, मैं मानता हूं कि ये प्राथमिक तौर पर हीलिंग के यंत्र के रूप में था, और इसे ऐसा यंत्र भी कह सकते हैं जो शुरुआत की प्रक्रिया भी करता हो। शुरुआत की प्रक्रिया, इनिशिएशन प्रोसेस, मतलब किसी को, शुरुआत की प्रक्रिया नहीं, यहाँ गलत है ये, शुरुआत की प्रक्रिया नहीं, मतलब किसी को हीलिंग में इनिशिएट करना, उसको एक उसको वो हीलिंग एनर्जी से कनेक्ट करना ताकि वो हीलिंग कर सके। अम, क्या ये एक जैसी और समान अवधारणा है? मतलब क्या ये दोनों बातें सेम है या सिमिलर हैं? तो रा कहता है कि वो प्रेम रोशनी उद्देश्य साझाकरण के एक समूह का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ लव लाइट पर्पस शेयरिंग। हीलिंग के पहलू का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए एक शुद्ध और समर्पित चैनल या ऊर्जा वर्धक जरूरी है। मतलब जो इंसान हीलिंग कर रहा है उसका प्योर होना बहुत जरूरी है, और हीलिंग में पूरी तरह से डेडिकेटेड होना। इसके माध्यम से उस अनंत रचेता की प्रेम रोशनी प्रवाहित हो सके, ताकि जब तक वो प्योर नहीं होगा, उसके द्वारा ईश्वर की रोशनी कैसे प्रवाहित होगी? वो प्योर नहीं होगा तो ईश्वर की रोशनी भी विकृत होगी। इस प्रकार शुरुआत का तरीका जरूरी है, यानी कि इनिशिएशन का तरीका बहुत जरूरी है। जैसे किसी को रेकी सिखाते हैं, तो रेकी में इनिशिएट करते हैं, तभी वो हीलिंग देने के काबिल होता है। या थीटा सिखाते हैं, या प्राणिक हीलिंग सिखाते हैं, क्रिस्टल हीलिंग सिखाते हैं, तो उसे उसमें इनिशिएट किया जाता है, जिससे मन, शरीर और आत्मा रचेता की सेवा के लिए तैयार हो सके। दोनों ही आवश्यक है। तो डॉन कहता है क्या पिरामिड का आकार ही स्वयं अपने आप में शुरुआत की प्रक्रिया में एक प्रमुख कार्य है? तो राह कहता है ये काफी बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि हम अभी कुछ जानकारी पूर्ण मुद्दे का जवाब देना शुरू करेंगे और आपसे फिर से मूल्यांकन करने और बाद के सत्र में, नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बारे में और आगे पूछने के लिए कहेंगे। हम शुरुआत करते हैं पिरामिड के दो मुख्य कार्य जो शुरुआत की प्रक्रिया, इनिशिएशन की प्रक्रिया से संबंधित है। पहला शरीर से संबंधित है। शरीर का संस्कार होने से पहले मन का संस्कार होना चाहिए। मतलब शरीर को परफेक्ट स्थिति में लाने से पहले मन को पूर्ण
परफेक्ट स्थिति में लाना जरूरी है, इसीलिए शैडो वर्क जरूरी है। अम्म चाहिए। यही वो बिंदु है, पवित्रता मन के अंदर, वो प्यार, रोशनी ईश्वर की और पवित्रता, यही वो बिंदु है जहां आपके इस वर्तमान चक्र के ज्यादातर माहिर, यानी कि जो इतने अडेप्ट्स हैं, गुरु हैं, जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, अपने मन शरीर आत्मा समूह को विकृत पाते हैं। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग अपने शरीर को ठीक करने में, हीलिंग करने में बिजी रहते हैं, लेकिन अपने मन की हीलिंग नहीं करते। क्योंकि आप शरीर को हील करेंगे, लेकिन मन के अंदर अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपके शरीर को फिर से प्रॉब्लम में डाल देंगी, आपके मन को, आपके दिमाग को, आपके दिल को, हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देंगी। तो सबसे ज्यादा ये लोग जो मेडिटेशन करते रहते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी जो सही तरीके से हीलिंग शुरुआत करनी चाहिए वो नहीं करते। और इसीलिए जब रेकी की हीलिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली वो मन की हीलिंग पहले होती है, इसीलिए मन की सारी भड़ास निकलती है, रोना निकलता है, गुस्सा निकलता है, बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं। एक बार जब चरित्र और व्यक्तित्व, जो कि मन की असली पहचान है, की खोज की जाती है, तब शरीर को हर तरीके से जानना चाहिए। इस प्रकार शरीर के विभिन्न कार्यों को बिना किसी भावनात्मक रूप से लिप्त हुए समझने और नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। पिरामिड का सब पहला इस्तेमाल तब संवेदी इनपुट के पूरे तरह से अभाव के लिए पिरामिड में नीचे जाना है, ताकि शरीर एक तरह से मृत हो जाए और एक और जीवन शुरू हो जाए। हम इस वक्त एक सलाह देना चाहेंगे कि यदि कोई आवश्यक सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जल्दी से ये सत्र समाप्त करेंगे। क्या आपके पास इस समय स्थान में कोई और सवाल है? तो वो कहता है कि सबसे पहले जब कैरेक्टर, पर्सनालिटी, इंसान की जो आपके दिमाग का असली मुद्दा है, क्योंकि एक इंसान का दिमाग वैसा है इसलिए होता है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर वैसा है। तो जब आप उसके बारे में जानते हैं, जिसमें टैरो हेल्प करता है आपको अपने बारे में जानने में, न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है कि मैं क्या हूं, मुझ में नेगेटिव क्या है, मुझ में पॉजिटिव क्या है, मेरी लर्निंग्स क्या है, इन ये सब चीजें जब आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं, तब आप अपने शरीर को भी समझना शुरू करते हैं। तब various functions of the body need to be understood and controlled without any emotional involvement। तब आप अपने शारीरिक परेशानियों को, शरीर को समझते हैं। और पिरामिड का जो पहला इस्तेमाल होता है वो होता है कि पिरामिड के अंदर जाके अपने शरीर से एक तरह से इस लेवल तक गहराई में चले जाना कि आप शरीर को पीछे छोड़ दें और आ, एक तरह से मर के दोबारा जिंदा हो। इतना बदलाव अपने अंदर ले आना कि पुराना वाला, मतलब आप पिरामिड से बाहर निकलेंगे तो आपके फैमिली वाले बोलेंगे ये तो वो इंसान नहीं है, मैं इस इंसान को नहीं जानता, पहले तो वो ऐसा था, अब वो अब ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। होता है ना, कई बार लोग होता है कि मर जाते हैं और वॉक इन सोल कोई चली जाती है, तब उनके घर वाले ऐसा बोलने लगते हैं कि इसकी आदतें कुछ बदल गई हैं, इसका तौर तरीका कुछ बदल गया है। तो अचानक फिर रा कहता है कि कुछ पूछना है तो फटाफट पूछो, हमें ये खत्म करना है। तो अ, डॉन कहता है एक सवाल है कि क्या कुछ ऐसा है जो हमने गलत किया है, या इस उपकरण और इसके आरामदेह, मतलब अचानक आपने बोला चैप्टर खत्म करना है, क्या हुआ, क्या हमसे कोई गलती हो गई, या कार्ला थक गई है? तो रा कहता है कि हम कार्ला को स्कैन कर रहे हैं, इन सावधानियों से इस उपकरण को काफी सहायता मिली है, आप लोगों ने जो तैयारी की है, सामान रखा है वगैरह, उसको इससे कुछ काफी सहायता मिली है। हम केवल गर्दन पर कुछ ध्यान देने का सुझाव देते हैं, जो इस शारीरिक विकृति में ताकत, कमजोरी, क्योंकि जो कुछ भी रा बोल रहा है वो कार्ला के मुंह से बोल रहा है, तो गला तो कार्ला का इस्तेमाल हो रहा है ना, फिजिकल। तो और गर्दन, मतलब का चक्र का ये अगला भाग है तो ये पिछला भी है। तो यहां से कारला सुनती है और यहां से बोलती है। तो
गर्दन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जो इस शारीरिक विकृति में ताकत कमजोरी का क्षेत्र में विकृति प्रतीत होती है, मतलब कई बार क्या होता है, कार्ला को कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट में उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उसके पेट के अंदर थी। लेकिन जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कहता है कि उसके गर्दन में यहाँ कुछ कमजोरी है और गर्दन को थोड़ा सहारा देने की जरूरत है। तो डॉन कहता है क्या हमें उसे उस प्याले से पानी को चार्ज करके पिलाना चाहिए जो उसके सिर के पीछे रखा हुआ है, या हमें अलग गिलास का पानी इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि याद है पिछले चैप्टर में रा ने बताया था कि आपको पानी का ग्लास चार्ज करना चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो पीछे रखा है उसको चार्ज करना है, कि जो उसको पिलाना है वो पिलाना है कि फ्रेश। तो रा कहता है वही, मतलब जो पीछे रखा है उसी को चार्ज करना है, और केवल वही प्याला ही सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि इस प्याले में रहने वाली शुद्ध सामग्री आपके अस्तित्व द्वारा सक्रिय प्रेम के कंपनता को स्वीकार करती है। क्योंकि वहां उसे बाइबल के साथ रखा है, दिया जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, तो वो वैसे ही पानी शुद्ध हो चुका है। उसके अंदर आप अपने प्रेम की ऊर्जा डाल चुके हैं या डालेंगे, तो उस वो ताकतवर है पानी, तो वो उसको शक्ति देगा, उसे बनाए रखती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। हम राह हैं और हम एक रचेता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए इस समूह को छोड़ रहे हैं। आदोनाई वासु। अब आदोनाई वासु पहले दो चैप्टर्स में तो रा ने नहीं कहा था आदोनाई वासु। तो ये आदोनाई वासु क्या है? आदोनाई वासु जब भी रा अब आइंदा की कोई भी चैप्टर खत्म करेंगे तो आदोनाई वासु मतलब टाटा बाय बाय बोलते हैं वो। और ये उनका तरीका है आदोनाई वासु, यानी कि ईश्वर के प्रेम और प्रकाश में आप सुरक्षित रहें बोलने का। सो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन क्या आप लोगों के कोई सवाल हैं? कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? ओके, तो क्या आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं रिकॉर्डिंग को जारी रखूं? Anybody has any questions? One sec, let me share the screen. Oh, sorry. Anybody? अभी तक मुझे हाँ ना नहीं हुआ है। अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज बताएं, क्या आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है? राधिका, हाय अर्श। Not yet, ma'am. हाँ, Not yet. ओके। शिल्पा, हाय शिल्पा। No. Hi, ma'am. No, no. ओके, ऑल राइट, सो देन आई विल एंड दिस सेशन हियर, एंड कोशिश करूंगी कि कल चौथा सेशन करूं। अभी शुरुआत के जो सेशंस हैं वो थोड़े से शॉर्ट हैं। हो जाते हैं 1 घंटे में, ये इसको मेरे ख्याल डेढ़ लग गया होगा, सवा घंटा। आगे के सेशंस लंबे होंगे तो उसे 2-3 पार्ट्स में करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं नेक्स्ट सेशन जल्दी करूंगी। गुड बाय, थैंक यू।